Hello dear students, welcome back to our channel All Up on NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो है हमारा साइंस का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं साइंस के लिए आपके लिए फोर्स एंड प्रेशर का ओवरऑल रिवीजन लेके आई हूँ। इसमें हम लोग उस फोर्स एंड प्रेशर को पूरा अच्छी तरह डिटेल में इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम समझने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरे वीडियो में। तो आपको एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट जो भी फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखो ताकि सारे ही कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जाएं, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी तकलीफ़ ना आए और तुम आराम से फोर्स एंड प्रेशर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट अच्छी तरह कर सकते हो। तो पहले अगर मैं फोर्स एंड प्रेशर की बात करूँ, चैप्टर जो है पूरा फोर्स और प्रेशर में बेस्ड है। तो इस चैप्टर में जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ दी हैं वो आप सबको समझने के लिए दी हैं, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट फोर्स एंड प्रेशर में इन लोगों ने बहुत घुमा घुमा के दिए हैं, लेकिन हमने भी इसके पूरा अच्छी तरह निचोड़ निकाल के नोट्स बना रखे हैं, जिससे कि आज हम आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स, अ पुश और अ पुल, ठीक है। अब देखो फोर्स में सबसे पहले ये वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना है कि भाई कोई भी पुश यानी कि किसी चीज़ को आप खिसका रहे हो या किसी चीज़ को अपने पास ला रहे हो, इसको आप फोर्स कहते हो साइंस की भाषा में, ठीक है। उसके बाद फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। अब देखो फोर्सेस के लिए दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट होने चाहिए। फोर्स को अगर आपको प्ले में लाना है तो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट शुड बी इंटरैक्ट विद ईच अदर सो दैट द फोर्स कैन कम इन प्ले, राइट। नाउ से एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम टू प्ले, देन एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इंटरैक्शन किसके साथ, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिजल्ट करता है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स में, ठीक है। नाउ सी वी विल रीड अबाउट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब फोर्सेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। सपोज मान लो, मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाती हूँ, ये देखो, मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को आप इस डायरेक्शन में खिसका रहे हो, ठीक है। फिर वहाँ से आपका दोस्त भी आता है, वो भी इसी डायरेक्शन में खिसका रहा है। तो क्या होगा, अब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही हैं तो वो ऐड हो जाएंगी और इससे जो आपका बॉक्स है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आगे खिसकेगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो फोर्स का क्या है। एक मिनट डियर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें दिख जाएँ। डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये ले, हाँ। तो आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है, इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है, ये रहा बॉक्स। अब आप यहाँ से खिसका रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप खिसका रहे हो और फिर आपका एक दोस्त आता है, वो आपके साथ नहीं लगना चाहता, वो बहुत बदमाश है और आपसे हमेशा लड़ते रहता है, तो वो यहाँ से खिसका रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सपोज़ मान लो कि जो आपका आप हो, आप कितने की फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप 5 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा और फन फैक्ट है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, और अगर आपको मालूम नहीं है तो कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों के नंबर सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही कटते हैं। अभी तो नहीं कटेंगे, इन 8th क्लास कट भी सकते हैं अगर आपकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, बट 9th 10th में डेफिनेटली कटते हैं। देखो, जब भी आप न्यूटन को एज अ साइन इस्तेमाल करते हो तो आप हमेशा कैपिटल N लिखोगे, और जब भी आप पूरा न्यूटन लिखना चाहते हो तो आप स्मॉल n के साथ न्यूटन लिखोगे, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आपका दोस्त 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अब जो बॉक्स की जो नेट फोर्स होती है वो डिफरेंस बिटवीन होती है दो फोर्सेस जो एक्ट कर रही है, यानी कि 5 - 4 विल गिव अस 1, है ना। तो 1 इसकी नेट फोर्स है, 1 नेट फोर्स से एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो अब आपका बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली आपकी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अपने दोस्त से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब फोर्स आपकी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। वहीं पे आपका अगर सब, अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास एक और बॉक्स है, ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास बॉक्स है, आपने यहाँ से भी अप्लाई करा फोर्स, आपके दोस्त ने यहाँ से अप्लाई करा। मान लो कि आपने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी और आपके दोस्त ने भी 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी। तो अब क्या होगा? जब भी मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया नेट फोर्स। अगर आपकी नेट फोर्स 0 है, देखो 5 - 5 करोगे, 5 - 5 विल रिजल्ट इन 0, है ना। तो इसका मतलब जब भी नेट फोर्स 0 होगी, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, नॉट मूव, ये मूव ही नहीं होगा अगर नेट फोर्स 0 होगी तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि व्हेन नेट फोर्स इज 0 द ऑब्जेक्ट डजंट मूव। नेक्स्ट आता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, जो क्वांटिटी है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इफ़ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर आपकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, कितनी क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई हो रही है, वो चेंज होता है, तो जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो भी चेंज होता है। सपोज मान लो आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम अप्लाई किया जा रहा है, मतलब क्वांटिटी फोर्स की कम है, तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप खिसकाना चाह रहे हो वो बहुत धीरे धीरे खिसकेगी, लेकिन वहीं पे ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से आपका काम होगा, है ना। तो ये इफेक्ट चेंज हो जाता है अगर आपका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो, ठीक है। प्लीज अगर आपको इतना क्लियर हो गया, सो इट्स वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट वन विच वी आर हैविंग हियर इज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन से हम क्या समझते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड इंक्रीजेस। मैंने अभी भी बताया था कि सपोज मान लो कि आपको एक बॉक्स खिसकाना है। मैंने बॉक्स का एग्जांपल बहुत बार दे दिया, लेकिन इट्स वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। ये देखो एक बॉक्स है, यहाँ पर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपका चहीता दोस्त आ गया और वो भी इधर से ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, है ना। ऑब्वियसली जब आप एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई कर रहे हो लगातार, तो आपकी फोर्सेस एडअप हो जाती हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़, मैंने प्लस का साइन लगा दिया इंक्रीज़ बताने के लिए, ठीक है। अब मान लो वही बदमाश दोस्त आ गया, आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, लेकिन उसने अचानक से वहाँ पर अपना हाथ लगा दिया, तो अब क्या होगा? अब आपकी स्पीड विल डिक्रीज, है ना। ये बहुत बार होता है। मैं आपको बॉक्स के एग्जांपल से नहीं, बॉल के एग्जांपल से बता देती हूँ। जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप जब आपने बहुत एक चौका टाइप का मिला, तो आपका दोस्त रोकने के लिए आता है, उसने एक हाथ मारा, तो आपका जो बॉल की स्पीड होती है वो रुक जाती है, और वो ऑलमोस्ट रुक ही जाती है बॉल, है ना। तो इसलिए इफ़ द फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड डिक्रीजेज। ये मैंने आपको समझा दिया। द चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर आपकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होते हैं फोर्स की वजह से, तो हम इसे कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। सबके समझ में आ गई होगी ये बात। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी एट द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है, जैसे ये बॉक्स है, ये रेस्ट में, अभी आपने इसको मूव करना नहीं है, तो इसकी स्पीड 0 है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन द मोशन, बोथ आर द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट चाहे आपके रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है, वो दोनों ही चीज़ों को हम स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। अभी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 0 है जब वो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम अप इज फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
अभी हमने पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, विच मीन्स दैट इट कैन चेंज द स्पीड एंड एज वेल एज वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। बट अब हम पढ़ेंगे फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप। फोर्स जो ऑब्जेक्ट में अप्लाई की जा रही है वो क्या चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, अब देखो जब देखो आपकी मम्मी जब आटा गूंथती होगी तो जब पूरा गुज जाता है तब भी कोई शरारती बच्चे होते हैं उसमें जानबूझ के हाथ डाल देते हैं, है ना, अपनी उंगली घुसा देते हैं, तो उसमें शेप जो है चेंज हो जाता है क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स है वो क्या कर सकते हैं, वो एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है उसे मूव करा सकती है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, या तो स्पीड डिक्रीज कर देगी या इंक्रीज कर देगी, चेंज कर सकती है अगर वो मूव कर रहा है तो। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स, ठीक है। देन मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है फोर्स, ठीक है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि ये सारे इफेक्ट एक साथ भी आपको फोर्स अप्लाई करने में दिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने फोर्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया, भाई फोर्सेस क्या क्या होती हैं हमने पढ़ लिया कि क्या क्या फोर्स चेंज कर सकती हैं, कितनी पावर है भाई फोर्स के पास। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो अभी सबसे पहले मेरे पास आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है ये फोर्स में फोर्स अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होगा, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी आपकी दो टाइप की फोर्सेस आते हैं, एक होती है मस्कुलर फोर्स और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखो मस्कुलर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि मसल्स के एक्शन यानी कि मसल्स की क्रिया की वजह से होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, मतलब उसके लिए मसल्स आपकी मूव होंगी, मसल्स का काम लगेगा, है ना। अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना, फूड जो है वो पुश किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल से, वो भी आपकी एक टाइप की मस्कुलर फोर्स ही है। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब आप इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो प्रोसेस में भी आपकी मसल्स इंक्लूड होती हैं, तो वो भी आपकी मस्कुलर फोर्स ही है। देन एनिमल्स भी बहुत सारी चीज़ें के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट, टू ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़। पहले से जो थे खेत भी एनिमल्स की मदद से जोते जाते थे, राइट। तो ये सारा भी तो एनिमल्स की भी तो मसल्स ही इस्तेमाल हो रही हैं, राइट, तो मस्कुलर फोर्स है। Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, it is also called a contact force। क्योंकि muscular force को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वह एक ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए हम उसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, राइट। अब हम आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे फ्रिक्शन चैप्टर में, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ फ्रिक्शनल फोर्स का इसी चैप्टर में, ठीक है। और आपके फोर्स एंड प्रेशर में दिया भी है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। स्टेट ऑफ मोशन यानी कि स्पीड और डायरेक्शन जो चेंज कर सकती है वो फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। अब देखो सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, आप बॉल फेंकते हो तो बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ठीक है। कैसा क्यों होता है? बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस और बॉल के बीच में है वो मूविंग बॉल को रेस्ट में ले आती है, राइट। फ्रिक्शन जो है उनके बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग इट टू स्टॉप व्हेंस यू स्टॉप रोइंग। जब आप अपना जो हैंडल होता है बोट का वो चलाना बंद कर देते हो, आपकी बोट इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वाटर और बोट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जो है स्टॉप कर देता है आपके बोट को मूव करने से। Then the next example will be the force of friction always act on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. It arises due to the contact, so it is a contact force.
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स में ही एक्ट करती है। कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स उसमें एक्ट करेगी, राइट। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में होती है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका मोशन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। वो हमेशा मोशन को अपोज करती है और वो अराइज होती है कांटेक्ट की वजह से, तो इसलिए उसको भी हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्योंकि अगर आपका ग्राउंड में बॉल होगी ही नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे बॉल रुकेगी, है ना। तो कांटेक्ट तो ग्राउंड से हो रहा है, इसलिए उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपकी एनसीईआरटी बुक्स ने हमें दिए हैं 3 मेन फोर्सेस, विच इज़ मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम आएंगे आपके प्रेशर, और प्रेशर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो फटाफट पहले लर्न करते हैं नॉन कांटेक्ट जो और फोर्सेस हैं उनके बारे में। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, मैग्नेट्स, किस किस ने मैग्नेट्स के साथ खेला है पहले तो मेरे को कमेंट में फटाफट ये लिख के बता दो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं खेला तो मैं जल्दी मैग्नेट्स में एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं, किसी ने मैग्नेट्स देखे होंगे तो मेरे को कमेंट में वो भी बता देना। देखो, मैग्नेट्स ना ये होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। 6th क्लास में पढ़ा होगा बार मैग्नेट्स, और भी बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, पढ़े होंगे आपने 6th क्लास में, ठीक है। तो अब देखो, मैं बार मैग्नेट्स का एग्जांपल लेती हूँ। बार मैग्नेट्स में सपोज मान लो कि ये है पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब भी पॉजिटिव और एक साथ लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, हमेशा रिपल्शन होता है। वो मैग्नेट अपने को दूर भगाता है उस मैग्नेट से, है ना, हमेशा रिपल्सन होगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिजल्ट इन रिपल्शन मैग्नेट्स के बीच में। तो लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नेट्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर्स, यानी कि कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमेशा रिपेल होते हैं, दूर हटते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे 2 मैग्नेट्स लेती हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अपने साथ साथ खींचेंगे। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, और तभी हमारा जो अट्रैक्शन है वो इनके बीच में हो रहा है, अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नेट्स ऑलवेज रिपेल विद ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। Attraction of repulsion between objects can also be seen as another form of push और pull। यानी कि जो भी attraction या repulsion होता है objects के बीच में, उसको हम as a another form कैसे देख सकते हैं, पुश और पुल। क्योंकि कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, जो मैग्नेट्स को एक दूसरे से भगा रही है, रिपेल कर रही है लाइक चार्जेस को, और कोई एक ऐसी फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा रही है जबरदस्ती, और यही तो फोर्स है जिसको हम पुश और पुल कहते हैं, है ना। तभी मैग्नेटिक फोर्स भी आपकी एक टाइप की फोर्स है। नाउ द नेक्स्ट फोर्स कम अप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। यानी कि कभी आपने देखा है कि मैग्नेट जबरदस्ती हमें मैग्नेट्स को एक साथ मिलाना पड़ रहा है, नहीं। मैग्नेट को हम थोड़ी दूरी में रखेंगे, अपना आप ऑब्जेक्ट मैग्नेट में आके चिपक जा रहा है ना। तो इसमें मैग्नेट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स एंड मोशन में आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट जब सब नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर का वीडियो देखोगे ना मेरे ये जो चैनल है आपका ऑल ओवर एनसीईआरटी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज़ होती है। उसमें भी लाइक और अनलाइक चार्जेस का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ, आप इसको घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक पेन लो, उसे एक सिंथेटिक कपड़े से रगड़ो,
इतना तेज रख रहे हो। अच्छा ये वाला तो मत करो, ये वाला एग्जाम्पल करने में आपको देर लगेगी, नहीं कंघी वाला तो पक्का कर लो। कंघी वाला मैंने भी कराया है अपने चैनल में, आप यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स वाले कॉर्नर में जाके आराम से देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें मैंने क्या करा है, मैंने कंघी लिया, उसको अपने ड्राई हेयर्स में मैंने रगड़ा, और ड्राई हेयर्स में रगड़ने के बाद मैंने क्या करा, मैंने छोटे छोटे जो पेंसिल के छिलके टाइप के नहीं होते छिले हुए, वो लिए, और वो लेने के बाद मैंने कंघी को उसमें लगाया तो वो सारे ऊपर आ रहे थे। भाई ऐसी क्या फोर्स हो गई कंघी से जो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपने पास खींच रही है? ऐसी कौन सी फोर्स है? क्योंकि आपकी कंघी क्या है, कंघी चार्ज्ड है, उसको मैंने अपने बालों में रगड़ कर चार्ज कर रखा है। और जब हम किसी को भी ड्राई चीज़ में रगड़ते हैं ना, तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो कागज़ के टुकड़े हैं ये ऊपर उसके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी होने लगते हैं क्योंकि ऊपर से एक फोर्स अप्लाई की जा रही है ना, वरना फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऑलवेज देयर है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में ज़रूर करना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन सपोज़ मान लो मैंने कंघी को चार्ज किया और मैंने दूसरी कंघी को ही चार्ज कर दिया, तो क्या कंघी एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, राइट। ये कंघी भी सेम वही मटेरियल से बनी है और ये भी वही मटेरियल से बनी है, और दोनों चार्ज हैं, नहीं होंगे अट्रैक्ट। बट अगर मैं कंघी के साथ कोई और चार्ज ऑब्जेक्ट रख दूँ, चार्ज पेपर रख दूँ, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होंगे, लाइक चार्जेस कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसमें भी सेम यही चीज़ लगती है, ठीक है। अब आते हैं द फोर्स कम इन टू प्ले इवन व्हेन फोर्सेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्सेस भी तभी आती है खेल में जब कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि कंघी कागज को खींच रही है, कंघी से एक फोर्स अप्लाई की जा रही है बिना उस पेपर को टच किए, इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब आते हैं हमारी लास्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स में, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सिर्फ इसी चीज़ में कि अगर उन्हें एग्ज़ाम में आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी, बस नहीं आया हमें आंसर, हम लोग फेल हो गए एग्ज़ाम। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या अंतर है, यही बच्चे एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका 8th से ही क्लियर होगा तो आप आगे की क्लासेस में इसको और ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जो भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना, अच्छी तरह देखो समझो, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम तक जाते हैं। और आज 10th के बच्चे क्यों धोखा करें, क्योंकि उन्होंने 8th में ये चीज़ें अच्छी तरह नहीं थी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या अंतर है, ये आपकी बुक में दे रखा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आप कहोगे मैम कहाँ दे रखा है, क्योंकि बेटा बुक अच्छी तरह पढ़ी ही नहीं है, बुक में दे रखा है आपके, और मैंने उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, वही नोट्स में अभी आपको पढ़ के अच्छी तरह समझा रही हूँ चीज़ें। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स ऑफ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। सबने देखा होगा, चाहे तुम पेपर को ऊपर से फेंको, चाहे तुम एक जूते को ऊपर से फेंको, सबको आना तो अर्थ में ही है ना। और ये जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट करता है, जो मतलब ऐसी फोर्स जो अर्थ पुल अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट को खींचता है, इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चे एग्जाम में क्या लिख के आते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और नंबर कितने मिल जाते हैं, 0 मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसी फोर्स, ऐसी चीज़ मतलब ऐसा फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट को खींचता है, ऐसी फोर्स जिसमें अर्थ अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को खींचता है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं या हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा मत लिखना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, मिल जाएगा 0 अंडा, है ना। तो इसलिए ऐसी फोर्स जिसमें अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को खींचता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी या
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दिस इज एन एट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट को खींचिए तो ये अट्रैक्टिव फोर्स तो होगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सब पर हर समय एक्ट करती है और हम इसके अवेयर भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं होता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, आप कूदोगे आप नीचे भी आओगे, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना। तो आप नेक्स्ट देखो, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स और ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक तो हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो नीचे आएगा अर्थ के सरफेस में, और ये फोर्स जो अर्थ खींच रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है ना, देखो भाई, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है ग्रेविटी। हर इंसान जो अर्थ में रहता है, हर इंसान जो यूनिवर्स में रहता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जो फोर्स अपनी तरफ सामान को खींचती है, और यही फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये था अंतर, इतना बड़ा अंतर है। और बच्चे क्या लिख के आते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। गलत, बिल्कुल गलत, जीरो अंडा। मैंने पहले ही बोला ग्रेविटी ये फोर्स है जब अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचता है, यानी कि थिंग्स विच कम्स इन अर्थ, जो अर्थ खींचता है, राइट, जो चीज़ अर्थ खींचता है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। और ये फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी कहते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में रहता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि एक दूसरे को पास खींचती है, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको? नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, अभी तक हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर की बात की जाए तो अब देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसी फोर्स जो यूनिट एरिया यानी कि एरिया में डिपेंड करती है, एरिया में एक्ट करती है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। है वो भी फोर्स ही, लेकिन ऐसी फोर्स जो कि यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस में एक्ट करती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर निकालते कैसे हैं, है ना, ये भी दिया है आपकी बुक में। फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। पहले तो फोर्स, और जिस एरिया में वो एक्ट कर रही है उससे हमें प्रेशर पता चलता है। और प्रेशर को हम किससे नापते हैं, पैस्कल से। आपको पता होगा ये, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो। प्रेशर की मैंने बताया था पहले भी, न्यूटन में एन बड़ा होगा, कैपिटल एन होगा अगर सिर्फ कोड वर्ड में लिखना चाह रहे हो, लेकिन अगर पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो छोटा होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है। ठीक है, पैस्कल। और अगर खाली एक लिखना है तो कैपिटल पी लिखोगे। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अनदर नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे वो आती है हमारी दैट पॉटर्स। अब आपने पॉटर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो पुली वगैरह होते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हम कहते नहीं है भैया हमारा सामान ज़रा हमारे ट्रेन तक पहुंचा दो, हमें जाना है ज़रा, है ना, हम ऐसा कहते हैं। तो वो हमारे साथ चलते हैं और हमारा सामान पहुंचाने। तो आप क्या वो ऐसा कर कैसे देते हैं भाई? उनके पास कोई ज़्यादा शक्ति आ गई क्या, महान शक्ति? वो आराम से उठा लेते हैं, उनका सिर भी नहीं दबता, उनके सिर में जोड़ भी नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी चालाकी देखो कि क्या साइंस अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें, है ना। पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। By doing this, they increase the area of contact of a load with their head, so the pressure on their head is reduced. तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पॉटर्स जो होते हैं अपने सिर में एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ लगा लेते हैं। आपने देखा ना, पगड़ी टाइप की पहने रहते हैं एक बड़ी बड़ी। क्यों? क्योंकि जब वो ये करते हैं, अब मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो डिपेंड
सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज नोन एज प्रेशर, यानी कि पूरे यूनिट एरिया में डिपेंड करती है, राइट। तो अब अगर उसने उतनी बड़ी पगड़ी पहन रखी है और उस पगड़ी के ऊपर वो सामान रख रहा है, इससे समझो, देखो ये देखो एक पुली बनाती हूँ मैं, मेरे को अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, लेकिन देख लो मैं जैसी बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया, ये पैर हो गए इसके, और यहाँ पे देखो ये मेन चीज़ पगड़ी पहन रखी है बड़ी सी, इसके ऊपर लोड वोड सब चीज़ इसने रख रखे हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये पगड़ी पहनता है, पगड़ी की लेंथ देखो इतनी है, मतलब एरिया जो है पगड़ी की वजह से उसका जो सिर का एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पगड़ी ज़्यादा स्पेस घेर रही है और उसके ऊपर सामान रखा है। और जब भी एरिया ऑफ अ सरफेस इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, हमारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ रिड्यूस के लिए, ठीक है। होता क्या है, वो पगड़ी पहनता है इतनी बड़ी बड़ी सिर के ऊपर। अब जब उसने सिर के ऊपर पगड़ी पहनी तो पगड़ी और सिर की डिस्टेंस देखो, यहाँ पे सिर है और इतनी बड़ी पगड़ी पहनती तो पगड़ी से क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, जो आदमी है उसका इंक्रीज़ हो गया। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो क्या हुआ, आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया और उसके सिर में इतना दबाव नहीं पड़ा कि वो पूरा ज़मीन में गिर जाए, है ना। उसको इतना दबाव नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसका जो यहाँ पे एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए ये जो पॉटर्स होते हैं ये ज़्यादा हैवी लोड जो है वो उठा पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑफ ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स, लार्जर द एरिया द स्मॉलर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। यानी कि अगर आपका एरिया छोटा है तो जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा होगा जब मम्मी चाकू से सब्जी काटती है, चाकू का एरिया देखो और सब्जी का एरिया देखो, क्या कोई अंतर है। सब्जी देखो, सब्जी ये है सब्जी आपकी, हाँ, तो आपकी जो सब्जी होती है जब मम्मी चाकू से काटती है, जब आप नाइफ़ देखते हो, नाइफ़ यहाँ पे कितना शार्प होता है, कितना पतला होता है ना, और इसका ये वाला एंड बहुत पतला होता है। और ये पतलेपन की वजह से, क्योंकि एरिया ऑफ द सरफेस जो है कम है, तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज़ होगा और सब्जी ज़्यादा जल्दी कटेगी, है ना। तो इसलिए तो आपका अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा फॉर द सेम फोर्स। अब नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of a nail into the wooden plank. अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब आप कील ठोकते हो, आपने देखा होगा कील कैसे ठुकती है, तो जब कील का अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूँ, कील ऐसी होती है ना। अब जो कील का ये हेड होता है ये तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये वाला एरिया कितना पतला होता है। एरिया ऑफ द सरफेस क्या है, कम है, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा जब हम उसको दबाएंगे और हमारी कील अच्छी तरह ठुक जाएगी, है ना। क्यों, अच्छी तरह वुडन प्लैंक में चले जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका सरफेस एरिया कम है तो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा और हमारा जो काम है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट में आएगी, है ना। सिंपल सी चीज़ है ये भी। अब आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस में। तो अगर मैं लिक्विड्स और गैसेस की बात करूँ तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। प्रेशर जो वाटर एक्सर्ट करता है उसके कंटेनर के नीचे, वो किस में डिपेंड करता है, कितना हाइट में है और आपका कॉलम। अब यहाँ पर से समझो, मैं समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, सपोज़ मान लो आपका एक कंटेनर है इतना बड़ा, ठीक है, पानी इधर तक भर रखा है, तो नीचे जब आप उसको अपने हाथ में रखोगे ना, ये एक्टिविटी करो, देखो जैसे अपना हाथ लो, अपने हाथ में बोतल को रखो नीचे, तो क्या होगा, दबाव आएगा कि बोतल की जो हाइट है वो बहुत लंबी है और पानी पूरा ऊपर तक भरा है, तो आपके हाथ में दबाव आया, प्रेशर आया, है ना। और प्रेशर जो वाटर एक्सर्ट करता है उस बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो डिपेंड करता है उसकी हाइट में, कितना हाइट में है कंटेनर उतना प्रेशर आपका नीचे आएगा, ठीक है।
अगर आपका छोटा है तो वाटर जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर वो कम होगा, ठीक है। द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लिक्विड जो है वो प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर के वॉल्स होते हैं। जब मैंने इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी दिखाया है और वाटर जो एक्सर्ट करता है प्रेशर उसका भी दिखाया है, ठीक है। तो वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो आप देख लेना मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले वीडियो में, उसमें मैंने छेद करा वाटर में तो पानी सारा उस छेद से बाहर आने लग गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने वहाँ पर छेद का, इसका मतलब वाटर जो है वो वॉल्स में, कंटेनर जो है वॉल्स में अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पानी तुरंत वहाँ से बाहर आ रहा है ना। तो ये हमने समझा। उसके बाद लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सेम डेप्थ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, 4 होल करो अपने इसमें और चारों में से बिल्कुल सेम लेवल का पानी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक छेद से ज़्यादा पानी आ रहा है दूसरे से कम पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपका बराबर पानी आएगा। अब ये देखो लोगों की बेवकूफ़ी देखो, जब क्या होता है कभी कभी हमारे पाइपलाइन में छेद हो जाते हैं, तो अब पाइपलाइन में कभी कभी क्या होता है, छेद जो है वो हमारी एक पाइप है उसमें छोटा सा छेद हुआ है, तो लोग सोचते हैं छोटा सा छेद है कम पानी लीक होगा, और जब बड़ा छेद हुआ होता है लोग सोचते हैं ज़्यादा पानी लीक होगा। अब तो मेरे को बताओ कि छोटे वाले छेद में ज़्यादा पानी लीक हो जाएगा हमारा, या बड़े वाले में ज़्यादा पानी लीक होगा? छोटे वाले में ज़्यादा पानी लीक होगा, है ना। ये छोटा वाला वो छेद छोटा है लेकिन सारा पानी का जो प्रेशर है वो उसी छेद में अप्लाई होकर बाहर आ रहा है, और अगर छेद बड़ा हो गया तो एयर ज़्यादा अंदर घुस सकती है ना। तो पानी जो है आएगा बाहर लेकिन उतना नहीं आ पाएगा जितना छोटे वाले छेद से आएगा, है ना। तो ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये हम कैसे पता लगाएं कि भाई गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं। एक बैलून लो, बैलून फुलाओ। अब जब बैलून फुलाते हो तो बैलून फूलता है, चारों तरफ से फूलता है अच्छी तरह, लेकिन अगर मैं बैलून में एक तरफ से छेद कर दूँ तो डायरेक्ट हवा बाहर आती है, जैसे पानी के मामले में होता है ना। तो इसलिए जो है आपका डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका ये जो है यहाँ पे प्रेशर जो है वो गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं आपके वॉल्स ऑफ कंटेनर्स में, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एयर विच सराउंड्स आर एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर हमारे सराउंडिंग को एयर विच सराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। ऐसी लेयर जो एयर जो हमें सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि बहुत किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर की जो है एयर एक्सटेंड करती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो ये लेयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है कि लेट अस अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द रबर सकर एग्जाम्पल। अब देखो रबर सकर सबने देखा होगा। रबर सकर को जब हम एक सरफेस में अच्छी तरह स्टिक करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, रुको। यहाँ पे मैं ड्राइंग करती हूँ, ये देखो यहाँ पे रबर सकर है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने उसको यहाँ सरफेस में लगाया तो क्या होता है, रबर सकर है, राइट। तो जब वो नीचे मैं अच्छी तरह स्मूथली लगाती हूँ तो जो एयर होती है ना सारी वो लगभग चले जाती है, एयर बिटवीन द कप ऑफ द सरफेस स्केप्स आउट, यानी कि वो चले जाती है बाहर। तो उसके अंदर एयर बहुत कम है। अगर एयर होगी ही नहीं तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सकर को ऊपर अपनी तरफ पुल करना, राइट। थोड़ी सी एयर रह ही जाती है, ठीक है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस। सकर पूरा सरफेस की तरफ स्टिक हो जाता है और हम उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमसे बहुत देर में ऊपर से उठ रहा है। तो अगर हमें उसको अपनी तरफ खींचना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उससे ज़्यादा हमारी फोर्स होनी चाहिए जो हम पुलिंग कर रहे हैं। और अगर आपका एयर है ही नहीं नीचे, अगर आपकी एयर है ही नहीं, वैसे तो थोड़ी थोड़ी एयर होती है लेकिन अगर एयर है ही नहीं तो आप कोई किसी भी इंसान चाहे आप किसी भी यूनिवर्स के खली को बुला के ले आओ, कोई भी उस सकर को ऊपर नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसके नीचे एयर ही नहीं है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पूरा दबाव उसमें पड़ा हुआ है। इससे आपको पता लगा सकते हो कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड है। और थोड़ी सी एयर उसमें रह जाती है और उसको हमें अपनी तरफ पुल करना है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए फोर्स, है ना, तभी वो हमसे खींचा जाएगा,
ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट। अब भुजो ने एक सवाल पूछा था लास्ट में कि भाई मेरा सिर्फ 15x15 इंच का है, ऐसा कुछ सवाल पूछा था उसने कि हम क्रश्ड क्यों नहीं होते, तो वो उसका आंसर देना है। अब देखो, फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द एरिया ऑफ 13 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द ग्रेविटी 52 to 25 kg, विच मीन्स द 2250 न्यूटन। तो द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ट, ऐसा रीज़न कि हम क्रस्ट नहीं हैं इनसाइड आर बॉडी, क्योंकि जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है, जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होता है ना डियर स्टूडेंट, वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जिस दिन ये अनइक्वल हो गया उस दिन और नीचे हो जाएंगे क्रस्ट। इसलिए वीनस में लोग नहीं जा पाते, क्योंकि वीनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है लोगों के नॉर्मल प्रेशर से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है हार्ट बीट, है ना, उससे कम होता है इसलिए। ठीक है, तो यही वो चीज़ है ना, जब आप भागते हो तो आपका हार्ट बीट जो है प्रेशर इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से आप बहुत हल्का हल्का महसूस करते हो। लेकिन जब आप एक जैसे बैठे हो आराम से, तो आपको थोड़ा, जिस दिन आपका प्रेशर कम होता है ना डियर, उस दिन आपको ऐसा लगता भी है भाई दबाव जैसा पड़ रहा है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय आपके प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है आपको जैसा दबाव महसूस होता है। ठीक है, और फिर वो आपका लास्ट डिड यू नो फैक्ट है, जो कि आपके लास्ट में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लास्ट में दिया है जो ये हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फेयर, ये आप अच्छी तरह पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा फन फैक्ट है, तो ये आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसका इतना डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर जो है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 41 मिनट्स के वीडियो में हमने अच्छी तरह फोर्स एंड प्रेशर समझ लिया है, तो अब तो एग्ज़ाम में कम नंबर आने की चांस होते ही नहीं है, अब तो सबके फुल आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑल अबाउट एनसीईआरटी चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए जिससे आपको नॉलेज मिले और आपको ज्ञान है, तो सब्सक्राइब करो चैनल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। I hope that you all will have a very good and nice day. Thank you so much for watching.